हेलो दोस्तों, आज देखिए हम लोग गैसीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए गैसीय नियम में क्या है कि गैस के ऊपर जो आयतन, ताप तथा दाब के क्रम को, इनके जो परिवर्तनों को हैं उनको समझने के लिए कुछ नियम दिए गए जिसे गैसीय नियम कहते हैं। तो देखिए पहला है बॉयल का नियम। बॉयल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नियम दिया कि स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, स्थिर ताप अर्थात ताप को ना बदला जाए तो गैस का आयतन क्या होगा, दाब के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती P। V मतलब देखिए आयतन और P मतलब दाब, प्रेशर। ठीक है, तो देखिए जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो ठीक है, तो इन चीज़ों के बीच में उल्टा रिलेशन होता है। मतलब कहने का क्या है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो आयतन होगा वो घट जाएगा। ठीक, और जब हम प्रेशर को घटाएंगे तो जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए, और ताप क्या रहना चाहिए, स्थिर। तो देखिए ताप क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो ये नियम कहता है कि जब हम आयतन बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, और जब आयतन घटाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ। अच्छा, तो अब देखिए ये तो बॉयल का नियम हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, अब मान लेते हैं, माना यदि आयतन V1 तथा दाब P1 हो तो देखिए किसी गैस का हम आयतन मान लेते हैं V1 तथा दाब P1 हो, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कुछ इस रूप में हो जाएगा। और देखिए एक चीज और बता देते हैं, जब ये प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, मतलब ये जब चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट को हम K से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए ये हट के जब बराबर होगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया K। ठीक है, और बटे में P1। ठीक, अब देखिए इस P1 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा P1 V1 बराबर K। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो देखिए ये क्या था कि जब हम गैस का आयतन V1 और दाब P1 लेते हैं तब। ठीक है, अब देखिए कुछ समय बाद हम मान लेते हैं कि इसी गैस का दाब, ठीक है, क्योंकि देखिए निश्चित मात्रा कहा था, तो हम मान लेते हैं यदि गैस का जो आयतन है वो हो जाए कुछ समय पश्चात V2 तथा दाब P2 हो तो देखिए इसी प्रकार फिर से तो क्या हो जाएगा, V2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल P2। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हमने बताया था कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हमको हटा के जब इक्वल करना होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम K से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो गया V2, और जब हमने इसको बराबर किया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक कांस्टेंट, और ये 1/1/P2। अब देखिए ये P2 का हम यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा P2 V2 बराबर K। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी K है, ये भी K है, मतलब K बराबर इतना और K बराबर इतना। तो समीकरण 2 से 1 और 2 से हम तुलना करते हैं तो देखिए हो जाएगा P1 V1
बराबर P2 V2। ठीक है, कैसे? क्योंकि P1 V1 भी K के इक्वल है और P2 V2 भी K के इक्वल है, अर्थात ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल। तो ये हमारा एक आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर गैस का आयतन हमको दिया हुआ है पहले का और दाब पहले का, तो और कह दिया कि आयतन बाद में इतना हो जाता है तो दाब कितना होगा, तो इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज और कह सकते हैं कि बॉयल के नियम के अनुसार दाब तथा आयतन का जो गुणनफल होगा वो हमेशा क्या होगा, एक स्थिरांक, क्या होगा, कांस्टेंट। और कब होगा, जब ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया बॉयल का नियम। अब अगला है गैसीय नियम में चार्ल्स का नियम। तो देखिए चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब स्थिर दाब रहे, दाब को जब बदला न जाए, मतलब पहले भी वही रहे और बाद में भी वही रहे। ठीक है, तो जो निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन होगा वो उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो देखिए अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सीधा रिलेशन की, मतलब जो आयतन होगा वो ताप के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब आयतन को अगर हम बढ़ा देंगे तो ताप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आयतन को अगर घटा देंगे तो ताप भी घट जाएगा। यह होता है अनुक्रमानुपाती का मतलब। और देखिए ये चिन्ह अनुक्रमानुपाती का भी काम करता है और व्युत्क्रमानुपाती का भी। तो इसके लिए जब सामने सामने वैल्यू लिखी होती है, ठीक है, तो इसको हम अनुक्रमानुपाती कहेंगे, और जब 1/, के रूप में, 1/, के रूप में लिखी रहेगी तो इसको हम व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अनुक्रमानुपाती का मतलब आप समझ चुके हैं कि आयतन बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ जाएगा और ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हो गया चार्ल्स का नियम। अब देखिए इसमें क्या है कि हम देखते हैं, माना यदि ताप, किसी गैस का ताप T1 तथा आयतन कितना ले लेते हैं, V1 हो, तो ठीक है, तो देखिए जो ताप है वो क्या होना चाहिए, T1, और आयतन कितना होना चाहिए, V1। अर्थात कुछ भी टेम्परेचर अगर दिया हुआ है किसी गैस का और को आयतन दिया हुआ है, तो इसमें देखिए अगर चार्ल्स का नियम लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार दिखने लगेगा, V1। देखिए इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये T1। और देखिए जब मैंने बताया था कि ये साइन हटता है या तो अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का, तो एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, जब ये हटेगा और ये इक्वल का साइन आएगा तो ये एक के कांस्टेंट आ जाएगा और ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए इसी गैस का जो ताप है, अगर यदि ताप जो है बढ़कर हो जाता है या घटकर, ठीक है, परिवर्तित होकर हो जाता है T2, तथा ताप के बाद जो आयतन है वो हो जाता है V2, ठीक हो जाए तो, ठीक है, तो ये हो गया T2 और V2 अगर इसका आयतन हो जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, बॉयल्स का नियम हम लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, V2, V की जगह,
और ये प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती T2। तो देखिए हमने बताया ये साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट जिसको हम K से प्रदर्शित करेंगे, और ये क्या हो जाएगा T2, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो समीकरण 1 है उसको भाग दे देते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1/2 करने से। तो देखिए क्या हो जाएगा, V1 दायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष का भाग, और बायां पक्ष का भाग हो जाएगा KT1 और KT2। ठीक है, तो देखिए K सेम है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा चेंज होके V1 बाई V2 बराबर T1 बटे T2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इसका फार्मूला। अगर देखिए हमको आयतन दिया हुआ है, ठीक है, और ताप पहले का आयतन किसी गैस का और ताप दिया हुआ है, और कहता है कि परिवर्तित होके यह ताप T2 हो जाता है तो इसका हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो जो इसका बाद का आयतन होगा उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इसमें से कोई 3 वैल्यू दी हुई है तो हम एक वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए इस फार्मूले को निकाला गया है। ठीक है, तो ये तो इसके चार्ल्स के नियम का अनुप्रयोग हो गया। अब देखिए, तो देखिए अब ये तो चार्ल्स का नियम हो गया। अब देखिए गैसीय नियम में जो अगला नियम है वो है गैलुसेक का नियम। तो देखिए गैलुसेक के नियम में क्या है, ये गैलुसेक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि स्थिर आयतन पर, ठीक है, अब देखिए अब आयतन क्या होगा स्थिर, ठीक है, मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे गैस रहेगा, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, इसे ताप दाब का नियम भी कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए गैस के नियम जो गैलुसेक का ये नियम है इसको ताप दाब के नियम से भी जाना जाता है। तो देखिए क्या था कि जो गैस का दाब होगा उसके परम ताप के समानुपाती होगा। अब देखिए समानुपाती से कंफ्यूज ना होइएगा, समानुपाती का मतलब ही अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये दोनों पर्यायवाची है, एक समानुपाती और अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो देखिए इसका जो हो जाएगा P अनुक्रमानुपाती किसके होगा, ताप T के। ठीक है, कब, जब आयतन क्या होगा स्थिर। ठीक है, तो देखिए अब इसका मतलब क्या हो गया कि समानुपाती का जो मतलब हो गया कि अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब हम दाब को घटाएंगे तो ताप क्या होगा, घट जाएगा। तो ये होता है अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब कि अगर हम P को इंक्रीज करेंगे तो T भी क्या हो जाएगा इंक्रीज, और P को जब डिक्रीज करेंगे तो ताप भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये गैलुसेक के नियम के अब हम एप्लीकेशन देखते हैं, इसके कुछ अनुप्रयोग। तो देखिए इनके नियम से हम कुछ फार्मूले बनाते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं यदि गैस का आयतन, यहाँ पे आयतन का नहीं है, दाब P1 तथा ताप T1 हो। तो देखिए किसी समय अगर किसी गैस का दाब मान लेते हैं कुछ है, ठीक, मान लेते हैं P1 है, और तथा उसका जो ताप है वो T1 है। तो देखिए हम गैलुसेक के नियम के अनुसार देखें तो ये क्या हो जाएगा, P1 प्रोपोर्शनल T1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब देखिए हमने बताया ये साइन हटेगा और इक्वल का साइन आएगा तो ये क्या हो जाएगा KT1। ठीक है, तो इसका हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है,
अब देखिए अब हम मान लेते हैं कि यदि इस गैस का जो दाब है वो अगर परिवर्तित होके, ठीक है, क्या हो जाता है P2 तथा क्या हो जाता है ताप T2, ठीक है। तो देखिए ताप और दाब परिवर्तित होगा लेकिन जो आयतन है वो कांस्टेंट रहेगा। ये आपको नियम में पहले ही बता दिया गया था, ठीक है। तो देखिए ताप दाब हो जाता है P2 और ताप क्या हो जाता है T2। तो देखिए बॉयल के नियम से हो जाएगा P2 प्रोपोर्शनल T2, और जब ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो हटता है तो क्या आ जाएगा एक कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा T2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए वही करना है, क्या करेंगे हम समीकरण 1 को भाग देंगे 2 से, ठीक है। तो देखिए समीकरण जब 1 भागे 2 करेंगे तो देखिए ये हो गया P1 बाई P2 और इस साइड हो जाएगा KT1, ठीक है, अपॉन KT2। दायां पक्ष ये हो गया, बायां पक्ष ये हो गया। तो देखिए भाग करने पे क्या है कि ये K और K क्या है सेम, तो ये K और ये K क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये चेंज होके हो जाएगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, ठीक है। तो ये आपका इसका एक फॉर्मूला निकल आया। अगर ये चारों में से कोई 3 चीज़ें दी हुई है, अर्थात किसी समय गैस का ताप अगर दिया हुआ है गैस का ताप कुछ और कुछ समय बाद T2 हो जाता है, तो जो पहले का आयतन दिया हुआ है और दूसरा जो पहले का जो दाब दिया हुआ है बाद का दाब क्या हो जाएगा, इसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गैलोसेक के नियम का अनुप्रयोग। तो देखिए ये हमारे जो 3 फार्मूले जो पिछले नियमों से आए, ये देखिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको समझना जरूरी था, ठीक है। तो ये सब हो गए। अब देखिए अब जो हमारा आगे जो अगला टॉपिक है कि आदर्श गैस तथा वास्तविक गैस किसे कहते हैं। तो देखिए कई बार पूछा जाता है। तो देखिए आदर्श गैस को इस प्रकार समझ लेते हैं कि वह गैस है जो सभी ताप तथा दाब पर गैस नियमों का पालन करती है। गैस नियम मतलब यही जो अभी मैंने 3 बताए, ठीक है। तो वे गैसें जो सभी ताप तथा दाब पर गैस नियमों का पालन करती हैं उन्हें हम आदर्श गैसें कहते हैं, या आदर्श गैसें वो कहलाती है, ठीक है। तो देखिए अब हम जो है कि जो गैसें ताप तथा दाब, ठीक है, ये जो सभी ताप तथा दाब पर होएगी वो गैस नियमों का पालन करेगी, वही क्या कहलाएगी आदर्श गैस। अब देखिए इसी का जो होगा जस्ट उल्टा वास्तविक गैस है। वह गैस है जो सभी ताप तथा दाब पर गैस नियमों का पालन नहीं करती हैं, वो क्या कहलाएगी वास्तविक गैस है। मतलब सभी ताप, मतलब ताप चाहे जितना ले लो, दाब चाहे जितना, ठीक है। एक एटीएम 2 एटीएम मतलब वायुमंडलीय ताप, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक ले लो, 2 एटमॉस्फेरिक, और ताप को चाहे 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड कितना भी ले लो, ठीक है। तो ये जो होएगी अगर गैस नियमों का जो पालन नहीं करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे वास्तविक गैस है, और पालन करेगी तो क्या कहेंगे आदर्श गैस है, ठीक है। अब देखिए वास्तविक गैसें के लिए क्या है। देखिए एक वास्तविक गैसों के लिए नोट पॉइंट है कि जो वास्तविक गैसें होती है केवल उच्च ताप व निम्न दाब पर, ठीक है, क्या होना चाहिए, जो ताप होना चाहिए उच्च और दाब क्या होना चाहिए निम्न पर गैस नियमों का पालन करती है, ठीक है। तो गैसें जो वास्तविक गैसें है उच्च ताप तथा निम्न दाब पर गैस नियमों का पालन करती है, यह हमेशा याद रखना, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन है जब वास्तविक गैसें आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा आगे का जो टॉपिक है गैस समीकरण। तो देखिए गैस समीकरण होता क्या है कि जो बायर और तथा चार्ल्स थे वैज्ञानिक, जो अभी उनका हमने नियम
कहते हैं। तो जान गए दोस्तों गैस समीकरण किसे कहते हैं। जो अभी तक हम दो चीजों के बीच में संबंध देखते आए थे कि अगर ताप स्थिर रहता था तो आयतन और दाब के बीच कुछ संबंध था, वो गेरुसेक का नियम। ठीक ऐसे ऐसे कई हमने नियम देखते आए। ठीक है, तो अब जो है ताप, दाब तथा आयतन, ये जो तीनों के बीच का संबंध है वो गैस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए हमने 3 नियम पढ़े, तो देखिए एक एक करके उसको देखते हैं। देखिए गैस समीकरण के लिए कहा है कि बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियमों की सहायता से। तो देखिए बॉयल्स का नियम हम ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों याद करिए बॉयल्स का नियम क्या था कि जो आयतन होगा वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होता था, दाब के। ठीक है, तो जो आयतन होगा व्युत्क्रमानुपाती दाब के, ये हो गया बॉयल का नियम। ठीक है, ये हम लिख देते हैं बॉयल का नियम। अब देखिए चूंकि गैस समीकरण यही दोनों से मिलके बना है, तो देखिए और जो अगला नियम था वो चार्ल्स का था। तो चार्ल्स का नियम क्या कहता था, तो चार्ल्स के नियम में होता था कि जो आयतन होता था वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता था। ये किसका नियम था, चार्ल्स का नियम। ठीक है, अब देखिए जो बॉयल का नियम है उसमें क्या कांस्टेंट रहता था, ताप, और इसमें क्या रहता था, दाब। अब देखिए ये दोनों को जब हम एक करते हैं, अब देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। देखिए चूंकि ये भी साइन है वही, ये भी वही साइन है, तो देखिए जब इनको हम साथ में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टी, ठीक, और इनटू क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि v बराबर इतना और ये भी इतना, तो ये हो गया इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए अब हमने बताया था कि जब ये साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। जब इसको हम इक्वल करेंगे तो देखिए वहां पे हमने बताया था के कांस्टेंट आता है। अब देखिए इस जगह हम एक गैस कांस्टेंट रखेंगे, इसको कहते हैं गैस कांस्टेंट, जिसे हम R से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया एक गैस कांस्टेंट और ये हो जाएगा T और बटे P। ठीक है, अब देखिए इस P का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज होके हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT। ये हो गया हमारा गैस समीकरण। ठीक है, अब देखिए R क्या है हमारा, R हमारा है गैस नियतांक, इसको कहते हैं गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए कांस्टेंट का मतलब यही रहता है जिसका मान ना बदले। ठीक है, तो ये हो गया गैस नियतांक। अब देखिए ये तो हो, अब ये जब हमने बॉयल और चार्ल्स के नियम को मिला दिया तो ये हमारा गैस समीकरण बन गया। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं कि यदि गैस के n मोल्स हैं, ठीक है, n मोल हैं, मतलब यदि हमने कोई गैस ली हुई है उसके लिए अगर गैस समीकरण देखा जाए, अगर उस गैस के अणु कितने हैं n मोल, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो समीकरण हो जाएगा PV, ये देखिए ये 1 मोल के लिए होता था, तो यहाँ से हो जाएगा nRT। n का हमने बताया, n क्या है, गैस के मोल की संख्या। ठीक है, गैस के जो अणु होंगे वो कितने होंगे, n मोल। ठीक है, ये जो गैस के अणु है वो कितने हो जाएंगे, n मोल। तो ये समीकरण बदल के हो जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। ये गैस समीकरण है, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ठीक है, कई कंपटीशन एग्जाम में भी इसे पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों अगर जो ये गैस समीकरण में R का मान है तो उसके अलग अलग मान होते हैं। ठीक है, जो R ये कांस्टेंट है इसके कुछ अलग अलग निश्चित मान होते हैं। जैसे इसका जो मान होता है मतलब वो आयतन तथा दाब के मात्रकों पर निर्भर करता है।
अब देखिए हम नोट पॉइंट में बता दे रहे हैं, ये देखिए R का मान होगा 0.0821, ठीक है, ATM लीटर केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। तो देखिए ये इसका मात्रक है, ATM मतलब वायुमंडलीय, ठीक, लीटर केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। तो देखिए जब आयतन लीटर में दिया हो तथा दाब एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडल दिया हो, ठीक है, तो इसका जब ये मात्रक होगा तो R का मान ये रखा जाएगा, ठीक है। और देखिए जब R का मान, देखिए जब जो आयतन है डेसीमीटर क्यूब तथा जो दाब है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल में दिया हो, तो R का मान हो जाएगा 8.314 और जो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। तो देखिए ये वाला जल्दी पूछा नहीं जाता, ये वाला अक्सर आपको R का मान रखने को मिलेगा गैस समीकरण में। ज़्यादातर यूनिट या तो लीटर में दी होती है आयतन की और दाब की तो ATM में दी होती है, ठीक है। तो देखिए अगर लीटर में न दे के ml में दिया होएगा तो उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखेंगे जब हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो उसी प्रकार से इसकी और यूनिट भी देखेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। देखिए ये वाला याद जरूर रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये R की यूनिट आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो R देखिए जानते हैं क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गैस समीकरण। अब देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और देखिए सब्सक्राइब की बटन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.